नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस की इस खास चर्चा में आज बात करेंगे उस शख्स के बारे में या उस संगठन के बारे में जिसे आरएसएस कहते हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है, नसीहत दी है। वो नसीहत बहुत मायने में आरएसएस और बीजेपी के लिए रिश्तों की जो एक कहा जाए कि जोड़ था, उस जोड़ में कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं दरार आ गई है क्या, क्योंकि जो बीजेपी थी उन्होंने एक चुनाव के दौरान बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब, उन्होंने कहा था अब बीजेपी अपने दम पर खड़ी हो गई है और अपने दम पर, एक तरीके से उनके कहने का मतलब था कि अपने दम पर चुनाव जीत सकती है, आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इसका जवाब दिया है और वो जवाब बहुत ही, एक तरीके से अगर कहा जाए फिल्मी अंदाज में, तो बड़ा करारा जवाब दिया है। हमारे साथ खास मेहमान हैं वात्सल्य राय, कैपिटल हेडलाइंस के कंसल्टिंग एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2 से ढाई दशक का अनुभव है। वात्सल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी, और सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट पुंडरीक रत्न जी हैं। पुंडरीक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। वात्सल जी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत कभी इतनी मुखरता के साथ या स्पष्टता के साथ अपने ही आनुषंगिक संगठन पॉलिटिकल विंग बीजेपी को आईना दिखाया, अगर कहा जाए, या नसीहत दी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसके क्या पॉलिटिकल मायने आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मोहन भागवत जी क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है तो मैं इसके पॉलिटिकल मायने तो नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी को बहुत सारे लोग एक परिवार के रूप में देखते हैं, लेकिन परिवार की बातें अमूमन परिवार के बीच में होती हैं। लेकिन इस बार जब परिवार की बात, अगर आप आरएसएस और बीजेपी को एक परिवार मानते हैं तो परिवार की बात इस बार सार्वजनिक मंच पर आई है। हालांकि मोहन भागवत जी ने जिस कार्यक्रम में ये बातें की, नागपुर में वो कार्यक्रम था, आरएसएस का कार्यक्रम था, वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम था, उसके आखिरी दिन वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने ना मीडिया को एड्रेस किया और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। लेकिन जो वो बोले, और उसके पहले की पृष्ठभूमि आपने क्योंकि बता दी है, जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था एक बड़े अंग्रेजी अखबार को चुनाव के बीच में इंटरव्यू जब उन्होंने दिया, तो उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अब सक्षम हो गई है, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और उसकी भी एक पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि ये थी कि जब से ये चुनाव की शुरुआत हुई, मतदान की शुरुआत हुई, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चली, तो फेज दर फेज लगातार ये देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए नुकसानदेह माना गया। और बाद में ये बात भी आने लगी कि आरएसएस के कैडर वर्कर्स, जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है, जो अमूमन छोटी छोटी शाखाओं में जाते हैं और हर घर तक जो कैचमेंट एरिया है भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का, वहाँ के लोगों तक उनकी पकड़ है, क्योंकि लंबे समय से आरएसएस के वर्कर्स काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, 99 साल। और इस बार बूथ पर वो दिखे नहीं उतनी तादाद में इलेक्शन के दौरान। तो ये सवाल लगातार उठ रहा था। जब वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा था तो ये सवाल पूछा गया। पहले तो एनालिसिस किया गया कि वोटिंग परसेंटेज आखिर क्यों कम हो रहा है। बाद में देखा गया कि आरएसएस के वर्कर्स उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। तीसरी बात ये कही गई, एनालिसिस किया गया, आरएसएस की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा था, बीजेपी भी ज्यादा कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन ये समझा जा रहा था कि आरएसएस के कैडर वर्कर्स स्वयंसेवक नाराज हैं और लोगों को उस तरीके से नहीं लेकर आ रहे हैं। अगर नाराज नहीं भी है तो उदासीन है। उदासीनता की वजह क्या है ये भी क्लियर नहीं थी। बाद में जब जेपी नड्डा साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, और इसका कई लोग संकेत लगा रहे थे, संकेत ये लगा रहे थे कि आरएसएस कभी भी व्यक्ति केंद्रित संगठन नहीं है, वहाँ विचारों की बात की जाती है, वो विचारों को आगे लेकर चलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उनका वैसे भी, जो कल मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हम समाज बनाने पर ध्यान देते हैं, और उन्होंने एक तरीके से जो रिजल्ट आया है अभी उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आप कहेंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बयान दिए, लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जो कह दिया
वो चुनाव के बीच में आया इंटरव्यू था और लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। शायद वो ना तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट कहा जा सकता है, ना मैच्योर स्टेटमेंट कहा जा सकता। चुनाव के बीच में जिस तरीके से आप अगर देखें कि आरएसएस भले नाराज है और बीजेपी भी मान लिया समझ रही हो कि आरएसएस के लोग नहीं निकल रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या आरएसएस को बुरा लगा उस चीज़ को लेकर के कि आप एक पैतृक संगठन को इस तरीके से कह रहे हैं कि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है? जी, जहां तक मैच्योरिटी की बात, क्योंकि जेपी नड्डा बहुत सीनियर लीडर हैं, पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पुराने समय से कई दशकों से वो राजनीति में है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी उनके अंदर है और मुझे लगता है कि ये मैसेजिंग थी। उन्होंने एक मैसेज दिया था और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार और अकेले दम पर 370 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे लेके चल रही थी, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी। तो उनका कई लोगों ने ये भी संकेत लिया था कि जब वो कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारे पास वो फेस है, हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस है, जिसके करिश्मे पर, जिसके किए हुए 10 साल के काम पर हम चुनाव जीत सकते हैं। मतलब ये एक ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। ये साबित हुआ। तो लेकिन आरएसएस भी इसको वॉच कर रहा था जी। वो बड़े कीनली वॉच कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 बार बहुमत की सरकार बना चुके थे और बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो क्या पूरा करिश्मा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का है? आरएसएस ने भी पूरे चुनाव तक इंतजार किया 4 जून का, नतीजे आने के बाद भी आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सरकार बन गई 9 जून को, उसके बाद 10 जून को अगले ही दिन नागपुर में, जो कि आरएसएस का मुख्यालय है, वहां से ये बयान आया। और उसके पहले आरएसएस ने नतीजों के बाद एक मीटिंग भी की थी। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के फंक्शनरीज को बुलाया गया है और मीटिंग हुई है। जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में इस तरह की समन्वय मीटिंग कई जगह होती है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन आरएसएस भी है। खास मीटिंग थी चुनाव नतीजे आने के बाद। ये कहा जा रहा था कि बहुत ये बुलाया गया है और जेपी नड्डा साहब और तमाम लोगों को, और मीटिंग हुई है। वो गोपनीय मीटिंग थी। जी, निश्चित तौर पर ये गोपनीय मीटिंग बाद में होती है, समीक्षाएं की जाती हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में जेपी नड्डा साहब ने बयान दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ये हाल होगा। महाराष्ट्र की बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि नतीजे कमोबेश वैसे ही होंगे जैसे 2019 में थे। बिहार ने उनकी उम्मीदों के मुताबिक नतीजे आए, उड़ीसा में आए, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश खास तौर पर सबसे बड़ा झटका अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऑलमोस्ट 30 सीटें कम हुई हैं। अगर वो 30 सीटें कम नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर मेजॉरिटी मार्क के करीब पहुंच गई होती। 240 सीटें मिली हैं, 270 मिल जाती। तो उन्होंने लेकिन चुनाव के नतीजों पर ज़्यादा इम्फेसिस नहीं किया। अगर आप कहें तो मैं आपको बता भी देता हूं कि उन्होंने चुनाव नतीजों को लेकर क्या कहा है। और बस एक और सवाल जोड़ूंगा इस पे, क्योंकि ये मीटिंग जो हुई थी उसके बाद ये टाइमिंग आई है जो जब कल बयान दिया उन्होंने, सरकार गठन और कैबिनेट में मंत्रालयों के एलोकेशन के बाद या एलोकेशन के वक्त। तो जो कैबिनेट में क्या आरएसएस कुछ लोगों को रेकमेंड कर रही हो, कोई ऐसे पोर्टफोलियो रेकमेंड कर रही हो, वो बात क्या नहीं सुनी गई होगी? इसके बाद वो प्रतिक्रिया आई है। और ये सवाल का भी आप जवाब मैं चाहूँगा आप दीजिए, और क्या उन्होंने कहा वो भी मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं। देखिए महेंद्र भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैबिनेट हमने देखा और जो पोर्टफोलियोज मिले, और हम इसके बारे में बात कर चुके थे जब तमाम सारे अखबार, मीडिया चैनल अलग अलग मंत्रियों को जो पिछले टर्म में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीनियर लोग मान रहे थे कि उनके मंत्रालय बदल जाएंगे, तब भी हम लोगों ने कैटेगरीली कहा था कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बनेंगे, अमित शाह साहब गृह मंत्री बनेंगे। सीसीएस की बात तो हो रही थी। सीसीएस के अलावा भी, जो सीसीएस के बाहर भी, जैसे नितिन गडकरी साहब से कहा जा रहा था कि उनको शायद सड़क परिवहन की जगह कोई और मंत्रालय दिया जा सकता है, तब हम लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि नहीं, उनका परफॉर्मेंस रहा है और प्राइम मिनिस्टर उनको दूसरे मंत्रालय में नहीं भेजेंगे। अश्विनी वैष्णव जी को रेलवे मिला है। तो जो एक लाइनअप था, जो हमारा एक आइडिया था, उसी तरह से दिया गया है। इससे ये बात बड़ी क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अधिकार है कैबिनेट बनाना, मंत्रियों को पोर्टफोलियो देना,
और आरएसएस का, मोहन भागवत जी का उसमें कोई दखल नहीं है। और वो प्रधानमंत्री जी इस पर बिल्कुल उन्होंने समझौता नहीं किया। समझौते वाली बात नहीं है, आरएसएस ने दखल नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं जी कि अगर वहां से कोई डिमांड आती, अगर मोहन भागवत जी ने कोई कहा होता कि आप इनको दीजिए या मत दीजिए, तो वो समझौते वाली बात होती। आज की स्थिति में वो बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तो अगले ही दिन जब मैसेज फिर दे रहे हैं, इतना इतना जो कहा जाए डांटते हुए बयान ये आना, मतलब ये एक बड़ी बात है कि वो एक बंद कमरे में भी ये बात कह सकते थे, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरीके के कहना कि अभिमान या घमंड नहीं होना चाहिए और ये सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, इस तरीके की जो बातें हैं ये सार्वजनिक मंच से, और साफ तौर पे उनके बयान का अगर एनालिसिस किया जाए तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री को ही एड्रेस कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री या उनके कुछ खास लोगों को ही एड्रेस कर रहे थे। जी ये अनुमान यही लगाया जा रहा है, क्योंकि केवल अगर आप एक बयान देखेंगे, अगर उनका एक बयान देखेंगे, मतलब उन्होंने जो पूरा भाषण दिया, लंबा भाषण था, उसका एक हिस्सा देखेंगे, तो शायद लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए है। लेकिन अगर आप पूरा उनका भाषण सुनते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये पूरी व्यवस्था के बारे में वो बात कर रहे हैं, जैसे आरएसएस बात करते आए। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक विश्लेषक इस पे बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और मायने भी निकाले हैं, और निकालने भी चाहिए, क्योंकि आरएसएस प्रमुख जब कुछ बोलते हैं तो उसके मायने होते हैं और वो मायने निकाले भी जाते हैं, इसीलिए वो बोलते भी हैं। और उनको ये मालूम है कि ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी, केवल भारत में नहीं जाएगी, केवल आस पड़ोस के देश नहीं सुनेंगे जिसमें पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, अमेरिका तक भी सुना जाता है, क्योंकि आरएसएस के आउटफिट वहाँ भी काम कर रहे हैं, वीएचपी के आउटफिट वहाँ भी काम कर रहे हैं, अब तो बीजेपी के आउटफिट भी काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में आरएसएस प्रमुख की बात सुनी जाती है। बहुत बड़ा संगठन है, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही, एक तो अहंकार वाली बात की उन्होंने, चुनाव के दौरान प्रचार में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने की बात कही, झूठ बोलने की बात कही। इसके बाद उन्होंने मणिपुर की बात की, तो मणिपुर की जब उन्होंने बात की तो वो सीधी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार में प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, कई लोग, विपक्ष के लोग खासतौर पर क्वेश्चन करते हैं। और जब मोहन भागवत जी का ये बयान आया है ठीक पोर्टफोलियो एलोकेशन वाले दिन, तो उस दिन इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर ऐसा सरकार से उन्होंने सीधे तौर पर क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने सरकार को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की कि हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, आप अपने आप को सक्षम बता रहे हैं तो हम आपका हैंड होल्डिंग भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एरियाज हैं जहां आपको काम करना चाहिए। तो एक तरीके से दूर रहते हुए उन्होंने एक, जिसे कहा जाता है टारगेट सेट करना। खास तौर पर जो होम मिनिस्टर साहब ये देख रहे थे मणिपुर वाला मामला, कई बार गए, होम मिनिस्टर होने के नाते उनका ये मामला भी है और कई बार वो गए भी, और वो उसके बावजूद वहाँ शांति बहाली नहीं हो पाई। जी वहाँ सरकार भी काम कर रही है, एनडीए की सरकार है। और मुख्यमंत्री जब एक जिले का दौरा करने वाले थे, 2 दिन पुरानी घटना है, तो उनके सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद ये बयान आया है। मणिपुर क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य है, बहुत सारी खबरें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पर घटना हुई थी, जब एक सैनिक की वाइफ के साथ लोगों ने मॉलेस्ट किया, उनको उनके कपड़े हटा लिए, पूरे देश में उसकी निंदा हुई। तो कई लोगों ने ये कहा कि जानबूझ के पार्लियामेंट के सेशन के पहले ये वीडियो लीक किया गया, सरकार को घेरने के लिए या परेशानी में डालने के लिए, गलत मौके पर किया गया। लेकिन उससे ये बात पता चली कि ये घटना उससे भी पहले की थी और वो सामने नहीं आ पाई, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी हो गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा था, खबर को दबाया जा रहा था। किस स्तर पर दबाया जा रहा था इसकी जानकारी हमें नहीं है, वो तो अथॉरिटी बता सकती है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर वो बात आने से दुनिया के सामने वो बात आई, और निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए, वो प्रयास के भी वो नतीजे नहीं आ पाए। और खासतौर पर अब आरएसएस प्रमुख ने बोला है, हालांकि कई लोग आरएसएस प्रमुख को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मणिपुर तो 1 साल से चल रहा है और ये सरकार आपके आशीर्वाद से चल रही है। संजय राउत जो उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का जो है उसके बड़े नेता हैं, संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं, उनका ये साफ तौर पर सवाल है कि ये सरकार तो आपके आशीर्वाद से चल रही है, तो 1 साल से आप क्यों नहीं बोल रहे थे। तो इसको भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने वेलकम किया। जी कांग्रेस के प्रवक्ता तो निश्चित तौर पर वेलकम करेंगे, क्योंकि वो सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, और मणिपुर का मुद्दा ऐसा है जहां सरकार से जवाब देते भी नहीं बनता है। तो ऐसे मुद्दे पर अगर आरएसएस प्रमुख सरकार पर सवाल उठाते हैं,
घटना पर उन्होंने सवाल उठाया है, सीधे सरकार को क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन सवाल तो निश्चित तौर पर सरकार से ही उठ रहा है। इसके जो भी अकाउंटेबिलिटी पूछी कि कौन करेगा। कौन करेगा जी, और मैं निश्चित तौर चाहूंगा पर। कि आप दर्शकों को बताइए कि क्या कहा है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि आरएसएस अपने आप को कहता है कि ये सांस्कृतिक संगठन है और ये दिखाते हैं कि हमारा राजनीति से कोई दखल नहीं है। हालांकि ये माना जाता है एक लंबे टाइम तक, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जब केंद्र में सरकार चला रहे थे, तब उस जमाने में भी माना जाता था कि बहुत सारे निर्देश आरएसएस मुख्यालय और संघ प्रमुख की तरफ से आते हैं। उसके हिसाब से अगर बीजेपी फैसले नहीं लेती या कदम नहीं उठाती तो उस तरह सरकार को दिक्कतें भी होती है, क्योंकि वो कड़ाई से सवाल पूछते हैं। आरएसएस जब बीजेपी की मदद करता है तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करता है और बड़े नेताओं से सवाल भी पूछता है। इस तरह के मुश्किल सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से कम पूछे गए हैं, इसीलिए ये आश्चर्य ज़्यादा हो रहा है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को काम करते देखा, उस समय आरएसएस प्रमुख से उनके संबंधों को देखा, तो उनको याद होगा कि उस समय ज़्यादा कड़े सवाल पूछे जाते थे, इस तरह की ज़्यादा खबरें सामने आती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो मुझे लगता है कि उनकी जो ये तीसरी पारी है, इस तीसरी पारी में पारी की शुरुआत होते ही एक कड़े सवाल का बाउंसर आया है। तो अब मुझे लगता है कि आगे उनको और भी ऐसे बाउंसरों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी बार हमने देखा था एक बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मौजूद थे मोहन भागवत साहब, जब 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम मंदिर अयोध्या में, तब उन्होंने अच्छा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था ये काम पूरा हो गया, इसके बाद समाज एक रहना चाहिए। बिल्कुल उस तरह की एकता की बात कल भी मोहन भागवत साहब ने की। लेकिन जिन बातों की चर्चा हो रही है, मैं संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। जनमत को लेकर जो बात हुई है, क्योंकि सरकार के नतीजे अभी आए हैं, उन नतीजों को लेकर ही चर्चा हो रही है। तो मोहन भागवत साहब ने कहा कि लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है, हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, कैसी होगी कब होगी संघ इन सब में नहीं जाता। यानी जनमत जो आ गया है उसमें संघ की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि समाज परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होती है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया और उन्होंने ये कहा कि समाज परिवर्तन ज़रूरी है, सत्ता में 5-5 साल में जो हो रहा है उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। जो आपने अहंकार वाली बात की, जिसे कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा कार्यशैली या जिस तरह का कैंपेन चलाया गया था मोदी की गारंटी का, जो एक ही व्यक्ति पर सब कुछ केंद्रित था, उसको लेकर लोग जोड़ रहे हैं इस बयान को, जो मैं आप पढ़ देता हूँ। काम करते सब लोग हैं, लेकिन काम करते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा ही अपना धर्म और संस्कृति है। यानी भारतीय संस्कृति और धर्म और संस्कृति मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है, वो ही सेवक कहलाने का अधिकारी है। बिल्कुल मोहन भागवत जी ने, अगर आप इसको गूढ़ रूप में देखेंगे, तो वही बात की है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में संदेश दिया है कि आप अपने कर्म को मुझे अर्पित करते हुए चलें। यानी आप अपने कर्म का गर्व ना करें कि ये मैंने किया है। लेकिन आज के संदर्भ में वो बात वही बात है, लेकिन उसके मायने अलग निकाले जा रहे हैं। पॉलिटिकल मायने इसलिए भी निकाला जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं जी, और मोदी की गारंटी जब देते हैं तो उससे क्यों ना रिलेट किया जाए। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि सीधे तौर पर वो भले ही वो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या ये सारे लोग, नितिन गडकरी हो, जितने भी तमाम लोग हैं, ये लोग कहते भी हैं कि हम आरएसएस, हमें गर्व है कि हम आरएसएस में रहे हैं, हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। तो एक तरीके से वो इन लोगों को भी ये कह रहे थे कि आप इतना गुमान मत पालिए, सबको साथ लेके चलिए। जी, और बल्कि जब चुनाव पूरे हो गए, नतीजे आ गए, सरकार बन गए और अल्पमत की सरकार है, तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नसीहत भी दी है, उसको नसीहत के तौर पर ही कई लोग देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने किस तरह से कहा, साफ नहीं कहा, इसलिए संकेतों को ही निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कुछ नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। आप एक बात कहते हैं, उसका वहां से प्रत्युत्तर आता है, तो वो प्रतिपक्ष है। यहाँ विपक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे आपने पिछली बार देखा था, संसद के दौरान कई सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, बाहर वो चले गए और एक केवल चलन सा बन गया। हाँ, एक कि किसी ने आवाज उठाई, वेल में चला गया तो उसको सस्पेंड करो। जी, तो सत्ता पक्ष
के सांसदों के माध्यम से ही विपक्ष की सारी बेंच आपको खाली दिखती थी। तो मेरे ख्याल से वो भी एक संकेत देने की कोशिश की है उन्होंने। और इसके अलावा चुनाव में जिस तरह से झूठ बोला गया, ऐसे आरोप दोनों पक्षों से लगे, उस बात पर भी उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा चुनाव में एक दूसरे को लताड़ना, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल और झूठ प्रसारित करना सही बात नहीं है, ये अनुचित आचरण है। मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा कि ये अनुचित आचरण है क्योंकि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही और दोनों पक्षों के लिए बात कही उन्होंने, सभी पार्टियों के लिए बात सभी कही। के लिए कहा। और जिस बात से माना गया कि उनका सीधा निशाना कहाँ है, जो संकेत निकाले गए, वो मणिपुर वाला मामला था, जिसके लिए उन्होंने कहा मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। कई लोग ये मानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य है, लोकसभा की कम सीटें हैं और उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर तैनात करके तनाव को रोका जा सकता है, या दूसरे जो तमाम साधन आजमाए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, वो अभी कामयाब होते हुए नहीं दिखे हैं। कम से कम मोहन भागवत जी महसूस कर रहे हैं कि वहाँ शांति प्रक्रिया उस तरह से नहीं आई है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है और जैसे मैंने कहा कि वहाँ से बातें जो आती हैं मेनलैंड में छन छन के ही आती हैं, पूरी बातें नहीं आ पाती हैं। उसका मैंने एक उदाहरण भी दिया। लेकिन मोहन भागवत जी क्योंकि आरएसएस प्रमुख हैं, उनके पास ज़्यादा बेहतर और सटीक जानकारी है और वो उस पोजीशन में भी हैं। सरकार दूसरे लोगों को तो शायद चुप करा सकती है या आलोचना को अनसुना कर सकती है, लेकिन जब बात सीधे मोहन भागवत जी की तरफ से आती है तो अनदेखा करना, अनसुना करना या नज़रअंदाज करना, तीनों बातें मुझे मुश्किल लगती हैं। जी। जब उन्होंने बोला है और कई सारी बातों पर बोला है, उसमें मणिपुर पर भी बोला है, मणिपुर तो पे काफी हमें फोकस रहा है। जी, तो हमें उम्मीद की करनी चाहिए क्योंकि मणिपुर हमारे लिए बहुत अहम स्टेट बिल्कुल, है, बहुत अहम स्टेट है, भारत के लिए बॉर्डरिंग स्टेट है। बॉर्डरिंग स्टेट है और बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी हुई, क्योंकि पूरा भारत हमारा एक है, हम सब भारतीय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं तकलीफ होती है, कहीं परेशानी होती है। हम लोगों ने कई बार देखा जब कभी साइक्लोन कहीं आया तो राहत सामग्री देने के लिए होड़ लग गई। बिल्कुल। कभी कोई दिक्कत हुई तो लोगों ने आगे जाकर मदद की, कभी कोई ट्रेन मिसहैप हुआ तो लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने सरकारी मदद आने के पहले मदद की। तो वो जज्बात मणिपुर के लोगों से भी पूरे भारत के जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। संकेत राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे और सरकार की सबसे कमजोर कड़ी पर उन्होंने वार किया है, इसको इस तरह से भी देखा जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसी बहाने अगर उस समस्या का समाधान होता है, वो प्राथमिकता सूची में आता है मणिपुर, तो ये एक बड़ी खुशी की बात होगी, वहाँ पर शांति बहाली हो। बिल्कुल। और और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, ये एक स्वागत करना चाहिए और निश्चित तौर पे सरकार को भी कोई आईना दिखाने वाला तो चाहिए। जी जिस जिस तरीके से पुंडरीक रत्न जी हमारे साथ हैं। पुंडरीक जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को कहें या प्रधानमंत्री को कहें या सरकार को कहें, जिस तरीके से डांट लगाई या फटकार लगाई या सलाह दी, आप इसको क्या मानेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग, हर चीज़ टाइमिंग पे डिपेंड करता है और राजनीति में टाइमिंग बड़े मायने रखते हैं कि आपने कब कहाँ कैसे बोला। तो वैसे अगर आरएसएस की का आप अगर देखें तो वो बड़े गिने चुने ही उनके वक्तव्य बाहर आते हैं, जो सार्वजनिक तौर पे उनकी जो अपनी इंटरनल जो उनकी कार्यप्रणाली है, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते किसी चीज़ की, या उनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है, वो हमेशा बात करते हैं भारत, भारत माता, भारतवासी और हमारा उत्थान, चारित्रिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, इस पे बात करते हैं। पर हर कोई ये भी जानता है कि आरएसएस का जो दूसरा पहलू है और जो राजनीतिक पहलू है वो है भारतीय जनता पार्टी। जन्म वहीं से हुआ है और जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी वहीं से जुड़े हुए हैं, वहीं से निकले हुए हैं, जो या आज केंद्रीय मंत्री बैठने हुए, स्वयं प्रधानमंत्री भी हैं। बहुत सारे नेता जो बीजेपी में है, लंबी लाइन है, लंबी हाँ, फहरिस्त है, कहते जो भी उनके रहे हैं। पुराने थे, जो उनके नए थे, वो जो नए बिल्कुल। हैं, जो आएंगे कुछ ना कुछ वहां से भी आएंगे। तो उनको अब मोहन भागवत एक अभिभावक के रूप में, आरएसएस एक अभिभावक के रूप में माना जाता है। अभी तक तो माया ही माना जाता था, लेकिन
चुनाव के दौरान जो भी किसी मामूली आदमी ने नहीं कहा, कि किसी मामूली नेता ने नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि अब धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। इसका संकेत ये है कि खड़ी होती जा रही है, तो इसका मतलब हमें आपकी जो जरूरत लोगों जो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है, उन्होंने बस खड़ी होती जा रही है, बस यही बोला। अब बात हवा में उड़ती है, आप कैसे कैसे लेते हैं, आप सबके अपने तो अपने क्या क्या आपको लगता है कि चुनाव के बीच में इस तरीके से जेपी नड्डा साहब को बोलना चाहिए था, या इस तरीके से बोलना चाहिए था कि हमें आरएसएस सहयोग कर रहा है और हमें हमारे और बीच आरएसएस के बीच में किसी तरीके की कोई मनमुटाव जैसा कुछ नहीं है? देखिए, उनका उनका ये कहना, एक तो मैंने क्या कहा, टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कब कहाँ क्या बोल रहे हैं। जैसे मोहन भागवत जी ने टाइमिंग, उनका अपना प्रोग्राम लंबे टाइम से चल रहा होगा, लेकिन कल ही आज उनका आ गया वक्तव्य, तो उसके मायने ज़्यादा हो गए। जी। उसके मायने तो वही जेपी नड्डा साहब को ये नहीं बोलना चाहिए था चुनाव के दौरान, और उनको भी पता है, क्योंकि वो भी उसी विंग से हैं कि घर घर जाके स्वयं सेवक निकालते हैं, बूथ तक ले जाते हैं, लोगों को वोट डलवाते हैं। अब वो किसको वोट डालते हैं ये उनका काम नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि जो अपने उनके विचारधारा से मिलते जुलते लोग हैं, क्योंकि स्वयं से भी पूरे हिंदुस्तान में है उनके, अब तो विदेशों में भी है, बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, तो काम होता है। और चुनाव में आप परसेंटेज देखें, वोटिंग परसेंटेज दिन ब दिन कम हो गया, तो फर्क तो हर चीज़ का पड़ेगा। और वो तो ये पूछ रहे हैं सीधी सीधी सी बात, ये बता कारवां क्यों लूटा, सीधी सी कहानी ये है। बिल्कुल बिल्कुल। जब चुनाव निश्चित तौर पे चुनाव में जिस तरीके से सीटें कम हुई हैं वात्सल जी, तो इसमें एक फैक्टर ये भी कहा जाता है कि आरएसएस चूंकि बूथ मैनेजमेंट, लोगों को ले जाके घर घर से बुला के ले जाना, और एक खास तौर पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको 20 घर संभालने हैं, वहाँ जाना है, उनसे रोज हाल चाल पूछने, उनके काम कुछ हो, कोई मदद हो तो वो करिए। और इस बार ये कहा जा रहा था शुरुआत से ही, जैसा आप भी कह रहे थे, कि जब परसेंटेज कम हुआ पहले चरण दूसरे चरण में, तो ये सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या आरएसएस नाराज है। और आपको बखूबी याद है, हम दोनों जब गए, एक बड़े थिंक टैंक जो आरएसएस बीजेपी के हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको भी नहीं दिखे बूथ पर वैसे लोग। तो ये एक बहुत समय से ऐसी बीच में रिफ्ट हुई, इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही, और फिर ये आज का दिन आया जब आरएसएस प्रमुख ने इस तरीके की बात कही? देखिए महेंद्र भाई, एक तो मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि आरएसएस प्रमुख ने जो कहा उसमें संकेत केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए भी है। विपक्ष मणिपुर वाली बात को लेकर या प्रतिपक्ष वाली बात को लेकर बड़ा खुश है, और आज उनके बयान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने विपक्ष को लेकर क्या कहा, लेकिन उसके पहले जो आपने पूछा मुझे कि क्या बात है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, अहंकार वाली बात पर जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से भले ही आरएसएस नाराज न हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के अंदर आरएसएस के जो अपने कोर इश्यूज थे, 370 राम मंदिर, उन सबको आगे बढ़ाया। ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया जिसको लेकर आरएसएस उस तरीके से नाराज हो। लेकिन जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो स्वयं सेवकों की बात नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से संवादहीनता की स्थिति है, लोगों के बीच में नहीं जाते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरएसएस की बैकग्राउंड से भी नहीं आते, जो मंत्री थे, जो सांसद बने, उन्हें जो दूसरी पार्टियों से अभी भी आए और पहले भी उनको लिया गया, क्योंकि विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो गई। वहाँ जो आरएसएस अपने संस्कार देता है वो पीछे छूटते चले गए। जिस आदमी को आरएसएस की वैल्यू ना हो, जो स्वयंसेवक की वैल्यू ना करता हो, जिसे पता नहीं हो कि जो आरएसएस के खिलाफ पहले बोलता रहा हो और आज वो मंत्री है, और उसके बाद भी वो समझता नहीं है कि आरएसएस के लोगों ने कितना त्याग किया, कितनी मेहनत की, किस तरह से जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी को, फिर भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों की पार्टी से लेके 282 और 303 तक ले गए। एक ज़माने में 17 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थीं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की मेहनत है। जेपी नड्डा साहब आज कह सकते हैं, आरएसएस की मेहनत, आरएसएस का कल्चर, जैसे कहा जाता था कि आरएसएस ये बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है जी,
बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता था कि वो स्वयंसेवक आरएसएस के संस्कार लेकर आते थे और उसी तरीके से वो अपनी पार्टी को आगे चलाने के लिए बात करते थे। दूसरी बात ये है कि आरएसएस ने इस चीज़ को महसूस किया तो जो यंग कैडर थे वो नहीं थे। तो आरएसएस के जिन थिंक टैंक का आप जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भले ही वो हम उनके साथ न जाएं लेकिन उनके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। तो अभी बीजेपी की जो 240 सीटें आई हैं और कोई ये समझ रहा है कि उसमें आरएसएस का योगदान नहीं है, तो मैं उन्हीं थिंक टैंक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, वो भी आरएसएस से ही दीक्षित और प्रशिक्षित हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। भले ही वो और जो लोग अलग हुए हैं वो अगर उनके साथ नहीं है तो उनके खिलाफ भी नहीं है। मतलब ये एक बॉर्डर लाइन है। मतलब वो न्यूट्रल हो गए हाँ, हैं। वो न्यूट्रल भले ही हो हाँ। लेकिन वो उनके खिलाफ भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे करीब जो है वो बीजेपी है। लेकिन मोहन भागवत साहब ने ये बड़ा क्लियर किया, जो अहंकार वाली बात को लेकर जोड़ा जा रहा है और अहंकार वाली बात को कहा गया है, तो वो कहीं ना कहीं वो संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से व्यक्ति केंद्रित प्रचार है, व्यक्ति केंद्रित नीतियां हैं, एक व्यक्ति का पोस्टर है, एक ही व्यक्ति का नारा है, एक ही व्यक्ति का महिमा मंडन है, एक ही व्यक्ति की आरती है, तो उनका ये कहना है कि इस तरह से नहीं चलेगा। सबका साथ जो नारा है जो वो वाकई में होना चाहिए। और जैसा आपने भी दिखाया, कैपिटल हेडलाइंस के दर्शकों को दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो उनका मोदी 3.0 है, या कई लोग उसको एनडीए 3.0 कह रहे हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता के पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2 बार जिस तरह पूर्ण बहुमत मिला था, इस बार नहीं मिला है। तो उन्होंने भी खुद कहा कि मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरे पीछे हजारों लोगों की शक्ति है, हजारों हाथ हैं। वही बात मोहन भागवत जी ने कही। तो वो एक साम्यता भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मोहन भागवत जी ने जो झूठे प्रचार पर बात की, और उन्होंने कहा कि इस चुनाव को ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने, किसी एक पक्ष की बात नहीं की है उन्होंने, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात की है उन्होंने, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा समाज में दरार बढ़ेंगी, और उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से आरएसएस जैसे संगठनों को इसमें शामिल किया गया है, तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया है, सरासर झूठ। क्या तकनीक और ज्ञान का मतलब यही है? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आरक्षण वाली बात हुई थी, 400 सीटों के नारे को जोड़कर कहा गया कि बीजेपी अगर आएगी तो संविधान बदलेगा और आरक्षण छीन लिया जाएगा, उसमें आरएसएस के नेताओं के, आरएसएस के लीडर्स के बयानों को डाल के वीडियो वायरल कराए गए। जी, गृह मंत्री अमित शाह का भी बिल्कुल आरएसएस के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए इस तरीके से। गृह मंत्री अमित शाह साहब का भी एक वीडियो वायरल कराया गया जो कि फेक साबित हुआ, इस पे कार्रवाई भी हुई। तो उन्होंने एक सही मुद्दे को उठाया, क्योंकि फेक न्यूज, एआई आने के बाद फेक न्यूज के चांसेस और बढ़ गए, ये खतरे बढ़ गए। तो उनका संदेश सभी के लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सत्ता में है, इसलिए सत्ता को नसीहत देना उनका वैसे भी ड्यूटी है, कर्तव्य है। अगर आरएसएस को देखा जाए, नाते भी कर्तव्य है, और वो तो अभिभावक के तौर पर भी कहे जाने चाहिए, क्योंकि वो उस संगठन सवाल यही है कि उस संगठन के वो प्रमुख हैं, जिसे मित्र संगठन कहा जाता है। लेकिन अब बच्चा कह रहा है कि हम बड़े हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, तो उन्हें अभिभावक माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, लेकिन उनकी बात सुनी जाती है। और उन्होंने ये बताया है कि अगर आप अपना रास्ता अलग चलने का चुनते हो, तो जो बातें अभी तक पर्दे के पीछे हम कहते थे, जो आपने मीटिंग का जिक्र किया था कुछ देर पहले कि एक मीटिंग हुई नतीजे आने के बाद, समीक्षा मीटिंग, तो उन्होंने कहा जो अभी तक हम समीक्षा मीटिंग में बोलते थे, अब हम आपको स्टेज से बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि अब आप सक्षम हो गए हो, क्योंकि आप हमारी सुनने नहीं आओगे, आप बताओगे कि हम सक्षम है, अब हमें जरूरत नहीं है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है, कहीं आपकी वजह से हमारी आइडियोलॉजी की भी खिलाफत होने लगती है। जी, जो टेक्नोलॉजी और झूठ फैलाने की बात की, आरएसएस ऐसा नहीं सोचता है। आरएसएस समाज समरसता को की लेके बात समरसता की बात करता है। आरएसएस मणिपुर के बारे में भी चिंतित है, आरएसएस संविधान के बारे में भी चिंतित है। डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लेकर जिक्र किया उन्होंने। नागपुर जो है दीक्षा भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आप गलती करें और आरएसएस उसको भुगते, तो वो जो आप कह रहे हैं कि समीक्षा आप गोपनीय या उस पे नहीं, हम पब्लिक के सामने भी अपनी बात स्पष्ट करेंगे।
इस स्पष्ट तरीके से? करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों जो स्वयंसेवक हैं, जो आरएसएस से सीधे जुड़े हैं, जो भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, जो वहां से संकेत लेते हैं, जो और हर जिनको बात में, कोई सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, वो एक जी सत्ता होती है तो उन्हें खुशी होती हाँ, है, बस। वो सत्ता में हिस्सेदारी मांगने नहीं जाते। बिल्कुल। उन्हें मालूम है कि सत्ता साधन बनेगी जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए। उन्हें खुशी इस बात के लिए ही होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी स्वयंसेवक थे, आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। तो आरएसएस को इस बात पर, आरएसएस के स्वयंसेवक को इस बात पर गर्व गर्व होता है, खुशी क्योंकि होती हमने जो डिसिप्लिन देखा है आरएसएस का, मैं कई कार्यक्रमों में गया हूँ, एक पत्रकार के तौर पर भी मैंने कवरेज की है, और मेरी आखिरी मुलाकात 2017 के करीब ही मेरठ के कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत साहब से हुई थी। तो इसी तरह के साफ संदेश देते हैं, वो क्लोज्ड इन प्रोग्राम होते हैं, कई प्रोग्राम में तो मीडिया को जाने की इजाज़त भी नहीं होती। और निश्चित तौर पर आरएसएस जो भी कहता है सरकार को संकेतों में कह देता है, लेकिन जब ये बातें सीधे सार्वजनिक मंच पर आ रही हैं, और मोहन भागवत जी भी जानते हैं कि उनकी बात को दुनिया सुनती है और उसके तमाम तरह के संकेत निकाले जाते हैं, तो ये उन्होंने संकेत कोई अनजाने में नहीं दिया है। जी। रिजल्ट आने के बाद, सरकार गठन के बाद, पोर्टफोलियो बंटवारे के दिन ही वो बोले हैं। टाइमिंग टाइमिंग बहुत जी सही है और या। इसके मायने निकाले जाएंगे। और वात्सल जी, अब काफी लंबा हम लोगों की चर्चा हो गई और हम लोग अपने दर्शकों से भी ये कह देते हैं कि आप क्या संकेत निकाल रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों का, कमेंट करके हमें बताइए, हमें भी पता चले, हमारे और तमाम दर्शकों को भी पता चले। तो आप दर्शकों से मैं ये कहूँगा कि आप भी बताइए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बारे में, उनके वक्तव्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। वात्सल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और पुंडरीक दत्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।